हेलो बच्चों, आज हम लोग मानवीय करुणा की दिव्य चमक उसका बचा हुआ भाग पढ़ने वाले हैं। पिछले भाग में हम लोगों ने पढ़ा कि फादर कामिल बुल्के की जो मृत्यु हो जाती है, निधन हो जाती है, तो वो किन स्थितियों में हो जाती है, वो कैसे अपने जीवन को जो है जूझते हुए जो है अंतिम यात्रा में जो है वो निकल पड़ते हैं। बचे हुए भाग के कहानी इस तरह है। कामिल बुल्के जो है वो कहते हैं, लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ, आप सब छोड़कर क्यों चले आए। ये जो है लेखक उनसे पूछते हैं कि सभी कुछ जो है वो छोड़ के आप यहाँ क्यों चले आए। वो कहते हैं प्रभु की इच्छा थी। वह बालकों की सी सरलता से मुस्कुराकर कहते हैं, वो जैसे एक बालक होता है, हंसते हुए कोई भी चीज़ को जो है वो सहज ही कह जाता है। उसी प्रकार से जो है यहाँ पे फादर बुल्के जो है लेखक से कह रहे हैं कि माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया। सच में, और हुआ यह भी कि जब मैं इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई कर रहा था तो सन्यासी होने के लिए जो है धर्म गुरु के पास जो है आ गए, और आके यहाँ पे मैंने कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ तथा एक शर्त भी रखी। शर्त का मतलब है कि यहाँ फादर बुल्के जो है सन्यास बनने से पहले जो एक शर्त रखते हैं, ऐसा कोई सन्यासी बनता है तो ऐसा कर सकता है। तो फादर बुल्के ने भी यह शर्त रखा कि मैं जो सन्यासी बनकर भारत ही जाऊंगा। फिर भारत जाने की बात क्यों उठी यह नहीं जानता, बस मन में था। वो कहते हैं कि मुझे भारत क्यों आना था ये मतलब कि मैं नहीं जानता था, लेकिन बस मन में एक आया कि मुझे भारत जाना है, इसीलिए मैंने ये कह दिया कि मुझे भारत जाना है। फिर जो है उनकी शर्त जो है वो मान ली गई और वह भारत आ गए। पहले जीसेट संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई की, फिर 9-10 वर्ष जो है दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। वो जब भारत में आते हैं तो सबसे पहले जो है वो जीसेट संघ में जो है 2 साल तक पादरियों के बीच जो है धर्माचार की पढ़ाई की, जिसमें कि धर्म के बारे में मतलब विस्तृत जानकारी दी गई थी। उसके बाद से जो है लगभग वो 9-10 वर्ष तक जो है दार्जिलिंग में रहते हैं और वहीं पे जो है वो पढ़ाई भी करते रहते हैं। इस अनुच्छेद में हम लोग पढ़ेंगे कलकत्ता, जो कि अभी कोलकाता नाम से जाना जाता है। उन्होंने कोलकाता से बीए किया और फिर इलाहाबाद से एमए। उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में पूरा किया। रामकथा, उत्पत्ति और विकास, परिमल में उसके अध्याय पढ़े गए थे। फादर ने मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतर भी किया नील पंछी के नाम से। बाद में वह सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष हो गए और यहीं उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया और बाइबल का अनुवाद भी, और वहीं बीमार भी पड़ गए। पटना आए, दिल्ली आए और चले गए। 47 वर्ष देश में रहकर और 73 वर्ष की जिंदगी जीकर। इसका मतलब है कि 73 वर्ष उनका आयु था, जिसमें से उन्होंने 47 वर्ष जो है भारत में बिताए, और इन 47 वर्षों में जो है उन्होंने बहुत ऐसे काम किए जो कि आज भी याद किए जाते हैं। जिसमें पहला काम था, उन्होंने 1950 में जो है रामकथा, उत्पत्ति और विकास जो है इसका जो है वो उत्पत्ति करते हैं। फिर जो है ब्लू बर्ड का जो है हिंदी में अनुवाद करते हैं नील पंछी के नाम से। उसके बाद जो है वो सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग में आते हैं और वहाँ पे जो है विभागाध्यक्ष भी हो जाते हैं, और वहीं पे वे अंग्रेजी हिंदी कोश की रचना भी करते हैं। उसके बाद बाइबल का अनुवाद भी हिंदी में करते हैं। इतना करते करते फिर जो है वो बीमार पड़ जाते हैं। उसके बाद पटना आ जाते हैं और उसके बाद से जो है वो 47 वर्ष इस देश में रहते हैं, 73 वर्ष की जिंदगी जीकर।
इस अनुच्छेद में लेखक कह रहे हैं कि फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे। कभी कभी लगता है वह मन से सन्यासी नहीं थे। रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। 10 साल बाद मिलने के बाद भी उसकी गंध महसूस होती थी। वह जब भी दिल्ली आते जरूर मिलते, खोज खोज कर समय निकाल कर, गर्मी सर्दी बरसात झेल कर मिलते, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही। यह कौन सन्यासी करता है। यहाँ पर जो है लेखक कह रहे हैं फादर बुल्के के बारे में कि ऐसा लगता है कि वो उनका सिर्फ संकल्प ही था कि वो सन्यासी बने, लेकिन मन से ऐसा नहीं लगता था। वो इस तरह, क्योंकि जब भी वो किसी से रिश्ता बनाते तो जल्दी उसको तोड़ते नहीं, उसको भूलते नहीं, चाहे 10 साल बाद ही सही। जब कभी भी उनको मौका मिलता तो उससे ज़रूर मिलते। वो कह रहे हैं फिर कि जब भी वो दिल्ली आते तो लेखक से अवश्य मिलते। सर्दी गर्मी की परवाह किए बिना, बरसात को झेल कर जो है, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही, वो उससे मिलते ज़रूर थे। तो ऐसा कोई सन्यासी नहीं कर सकता है। आगे कह रहे हैं कि उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। हर मंच से इसकी तकलीफ बयान करते, इसके लिए अकाट्य तर्क देते। यहाँ पे लेखक जो है फादर बुल्के के बारे में कह रहे हैं कि बस उनको सिर्फ एक ही चिंता थी। वो चिंता थी क्या, कि हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। वो जब भी कभी भाषण देते अब मंच पे, तो वो इसके लिए बहुत सारे जो है तर्क भी देते, और इसी एक सवाल पे जो है वो हमेशा झुंझलाते देखे गए। उनको इस बात का दुख था कि हिंदी की उपेक्षा जो है वो हिंदी भाषी ही कर रहे हैं। घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था, और बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे 2 शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती है। यहाँ पे जो है लेखक कह रहे हैं कि जब भी वो मिलते तो घर परिवार के बारे में जो है अवश्य पूछते, निजी दुख तकलीफ के बारे में भी ज़रूर पूछते। ये उनका स्वभाव ही था कि बड़े से बड़े दुख में भी जो है वो शामिल होते, सांत्वना के 2 शब्द जरूर बोलते। अब वो 2 शब्द ऐसा होता था कि जैसे लगता था कि किसी गहरी तपस्या से जन्मी हुई है। मतलब ऐसा उनका विचार था। शब्द में जो है ऐसी मिठास थी, ऐसी सांत्वना भरी जादू थी कि किसी को भी जो है मर्माहत व्यक्ति को जो है वो सुख थोड़ा सा के लिए मिल जाता था। फिर कहते हैं कि हर मौत दिखाती है जीवन की नई राह। यहाँ पे जो है वो कह रहे हैं फादर बुल्के कि हर मौत दिखाती है जीवन को नई राह, मतलब नया जीवन जीने का तरीका। फिर जो है लेखक यहाँ पे कह रहे हैं कि मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है, और फादर के शब्दों से झरती विरल शांति भी। यहाँ पे जो है लेखक महोदय फिर याद कर रहे हैं कि जब उनकी पत्नी की मृत्यु और पुत्र की भी मृत्यु हो गई थी तो उस समय वो काफ़ी दुखी थे। तो उस समय में भी जो है फादर बुल्के जो है शांति भरे जो है शब्द से उनको जो है दुखों से जो है निकाल के बाहर किए थे। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि आज वह नहीं है, दिल्ली में बीमार रहे और पता नहीं चला। बाहें खोलकर इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया। जब देखा तब ये बाहें दोनों हाथों की सूजी उंगलियों को उलझाए ताबूत में जिस्म पर पड़ी थीं। जो शांति बरसती थी वह चेहरे पर स्थिर थी, तरलता जम गई थी। वह 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे का समय था। दिल्ली में कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी में से उतारा गया। कुछ पादरी रघुवंश जी का बेटा और उनके परिजन राजेश्वर सिंह उससे उतार रहे थे। फिर उसे उठाकर एक लंबी संकड़ी उदास पेड़ों की घनी छाह वाली सड़क से कब्रगाह के आखिरी छोर तक ले जाया गया, जहां धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र अबाक मुंह खोले लेटी थी। ऊपर करील की घनी छाह थी और चारों ओर कब्रे और तेज धूप के वृत्त। जैनेन्द्र कुमार, विजयेंद्र स्नातक, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन और मसीही समुदाय के लोग, पादरीगण, उनके बीच में गैरिक वसन
पहने इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश और डॉक्टर रघुवंश भी, जो अकेले उस संकड़ी सड़क की ठंडी उदासी में बहुत पहले से खामोश दुख की किन्हीं छाया में खड़े थे। इस अनुच्छेद में जो है लेखक कह रहे हैं कि लेखक को जो है अंतिम क्षणों में फादर से गले न मिलने का दुख है, क्योंकि लेखक को पता ही नहीं था कि फादर दिल्ली में है और बीमार भी है। जब देखा तो उनका जिस्म जो था वो ताबूत में पड़ा था। 18 अगस्त 1982 की सुबह कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी में से उतारा गया था। फिर उतारने वालों में से कुछ पादरी थे, फिर रघुवंश जी का बेटा था, रघुवंश जी जो कि एक कवि है, उनका बेटा था, और उनके परिजन राजेश्वर सिंह थे। इस यात्रा में कब्रगाह तक जाने वालों में शैक्षिक संस्थान से जुड़े बड़े बड़े विद्वान थे। इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश, डॉक्टर रघुवंश संकरी सड़क की ठंडी उदासी में पहले से ही खामोश जो है वो खड़े थे। इस अनुच्छेद में फादर बुल्के का एकदम अंतिम विदाई है, जिसका वर्णन जो है लेखक ने यहाँ पे बहुत ही मार्मिक तरीके से किया है। कह रहे हैं कि फादर की देह पहले कब्र के ऊपर लिटाई गई। मसीही विधि से अंतिम संस्कार शुरू हुआ। रांची के फादर पास्कल तोयना के द्वारा उन्होंने हिंदी में मसीही विधि से प्रार्थना की। फिर सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं, इस धरती से ऐसे रत्न और पैदा हो। डॉक्टर सत्य प्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया। फिर देह कब्र में उतार दी गई। मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने कभी सोचा था या नहीं कि उनकी मृत्यु पर कोई रोएगा, लेकिन उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। इस तरह हमारे बीच से वह चला गया जो हम में से सबसे अधिक छायादार, फल फूल गंध से भरा और सबसे अलग सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलहाता खड़ा था, जिसके स्मृति हम सबके मन में जो उनके निकट थे किसी यज्ञ की पवित्र आग की आंच की तरह आजीवन बनी रहेगी। मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धानत हूँ। यहाँ पे जो है लेखक कह रहे हैं कि फादर बुल्के का जो है मसीही विधि से जो है उनका अंतिम संस्कार किया गया। फिर हिंदी में भी मसीही विधि से प्रार्थना की गई। सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर जो है श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं, इस धरती से ऐसे रत्न और पैदा हों। डॉक्टर सत्य प्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को जो है नमन किया। फिर देह कब्र में उतार दी गई। अब जो है यहाँ पे लेखक का सोच है। लेखक कह रहे हैं कि मैं नहीं जानता कि इस सन्यासी ने भी कभी सोचा होगा कि नहीं, कि जब उनका निधन होगा तो रोने वालों की संख्या जो है इतना हद तक हो सकता है, लेकिन उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। हमारे बीच से वह चला गया जो हम में से सबसे अधिक छायादार है, फल फूल गंध से भरा और सबसे अलग सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलहाता खड़ा था। तो ये था लेखक के द्वारा लिखा हुआ फादर बुल्के का संस्मरण, जो कि बहुत ही मार्मिक है। इसमें पूरा जो है फादर बुल्के के बारे में कहा गया है। जीवन के प्रारंभ से लेकर जीवन के अंतिम घड़ी तक का वर्णन इसमें किया गया है। तो बच्चों, आप लोगों को यह कहानी ज़रूर समझ में आ गई होगी। इसके साथ ही यह कहानी जो है वो समाप्त होती है। धन्यवाद।